नमस्कार। आज हम अशोक लेलैंड पर बात करने वाले हैं। कंपनी के हालिया नतीजे, बोनस की बातें और शेयर बाजार में जो चल रहा है, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। मकसद ये समझना है कि ये नंबर्स क्या कहानी कह रहे हैं और नतीजे अच्छे होने के बावजूद शेयर में थोड़ी सुस्ती क्यों दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले Q4 FY25 के आंकड़े। रेवेन्यू यानी कमाई वो रही 11,907 करोड़ रुपए। ये पिछले साल इसी टाइम से 6% ज्यादा है। हाँ, 6% की बढ़ोतरी। और मुनाफा, नेट प्रॉफिट, वो तो कमाल है, 1,246 करोड़, मतलब पूरे 38% का उछाल। बिल्कुल, 38% बहुत मजबूत आंकड़ा है। और इबिडा भी अच्छा रहा, 1,791 करोड़, करीब 12.5% ऊपर। मार्जिन भी ठीक ठाक, लगभग 15%। और हाँ, निवेशकों के लिए डिविडेंड भी है, कुल ₹6.25 प्रति शेयर। और ये जो शानदार आंकड़े हैं ना, इनके पीछे वजह भी साफ है। कमर्शियल वाहनों की मांग सुधर रही है और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बेहतर हुए हैं। और वो जो 15% का मार्जिन है, हाँ। वो भी अहम है। हाँ, कैसे? क्योंकि ये न सिर्फ पिछले साल से बेहतर है, बल्कि दिखाता है कि कंपनी अपनी लागत को, मतलब कॉस्ट को, काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। अच्छा, ये तो हुई नतीजों की बात। अब आते हैं शेयर की कीमत पर। अप्रैल मई में हमने देखा शेयर ने 245 का हाई भी बनाया और 228 का लो भी। 23 मई को बंद हुआ 239.60 पर। ये उतार चढ़ाव क्यों, क्या लगता है? देखिए, कई बातें थी। एक तो नतीजों का इंतजार था, फिर बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी। अच्छा। और वो बोनस वाली खबर ने भी हलचल मचाई। हाँ, बोनस की बात सुना है। बोर्ड 23 मई को 1-1 बोनस इशू पर सोच विचार कर सकता है। अगर ये हुआ तो 2011 के बाद ये पहला बोनस होगा। बिल्कुल। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो नतीजे तो मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाजार शायद बोनस इशू की पक्की खबर का इंतजार कर रहा था। मतलब कंफर्मेशन और डिटेल्स, जैसे रिकॉर्ड डेट क्या होगी वगैरह। अच्छा, तो नतीजों के बाद शेयर का थोड़ा थम जाना नॉर्मल है। हाँ, अक्सर होता है। इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। डिविडेंड की बात साफ होने से थोड़ी स्थिरता आई जरूर, जैसे वो 23 मई की क्लोजिंग में देखा। ठीक है, तो आगे क्या? निवेशकों को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वो बोनस इशू, क्या बोर्ड उसे मंजूरी देता है, और रिकॉर्ड डेट क्या तय होती है। फिर वो ₹6.25 का डिविडेंड, वो कब मिलेगा, उसकी तारीख। ये तो हो गई तात्कालिक बातें। और लंबी अवधि के लिए? उसके लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अहम होगी। अगले तिमाही, मतलब Q1 FY26 के लिए उनका क्या अनुमान है। बिक्री कितनी रहेगी, मार्जिन कैसा रहेगा, कोई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्या, ये सब जानना जरूरी है। और नए ऑर्डर्स, खासकर ईवी सेगमेंट में, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। बिल्कुल सही, नए ऑर्डर बहुत जरूरी हैं, खासकर ईवी और एक्सपोर्ट्स में। इससे पता चलेगा कंपनी आगे किस दिशा में जा रही है। और हाँ, वैल्यूएशन को भी देखना होगा। क्या फॉरवर्ड पीई रेशो अपने पुराने 12-15 गुना के दायरे में है। पीई रेशो यानी बाजार कंपनी की भविष्य की कमाई के लिए कितना प्रीमियम देने को तैयार है। समझ गई। और क्या इंडस्ट्री पे भी नजर रखनी चाहिए, मतलब पूरे सेक्टर पे? हाँ, जरूर। पूरे कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के ट्रेंड्स देखने होंगे। बिक्री के आंकड़े कैसे आ रहे हैं, ट्रकों का इस्तेमाल कितना हो रहा है, मतलब फ्लीट यूटिलाइजेशन, और सरकारी नीतियां जैसे ईवी इंसेंटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, इनका क्या असर पड़ेगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर अशोक लेलैंड ने Q4 में अच्छा प्रदर्शन किया है। डिविडेंड और बोनस की उम्मीदें हैं, लेकिन शेयर बाजार अभी थोड़ा इंतजार कर रहा है। आगे नए ऑर्डर्स और सेक्टर के रुझान पर सब निर्भर करेगा। हाँ, और यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या शेयर का जो मौजूदा भाव है वो कंपनी के भविष्य की ग्रोथ, खासकर ईवी में जो विस्तार की उम्मीदें हैं, उसको पूरी तरह से दर्शाता है, या अभी भी गुंजाइश है। ये एक बड़ा सवाल है। और इन नतीजों और बदलते माहौल को देखते हुए सोचने वाली बात ये भी है कि अशोक लेलैंड जैसी पारंपरिक बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल की इस नई क्रांति में खुद को कितनी सफलता से ढाल पाएंगी, इस पर जरूर नजर रखनी होगी।